नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हिस्ट्री के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत तक जितने भी सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, यानी सांस्कृतिक संरचना के बारे में, सांस्कृतिक विविधता के बारे में आज का हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। क्योंकि पिछले क्लासों में हम लोग राजनीतिक संरचना, आर्थिक संरचना और सामाजिक संरचना के बारे में लगभग एक बेसिक जानकारी इकट्ठा किए थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो सांस्कृतिक संरचना के बारे में, किस किस तरीके से चेंजिंग हुए हैं संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सांस्कृतिक संरचना। सांस्कृतिक संरचना के ऊपर कब से कब तक? प्राचीन भारत से लेकर के, प्राचीन काल से लेकर के, ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास यानी प्राचीन काल से लेकर के मध्यकालीन काल तक। यानी कि एंशियंट हिस्ट्री से लेकर के, एंशियंट टाइम से लेकर के हम लोग मिडाइवल टाइम तक के जितने भी सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में आज का हमारा चर्चा रहेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ यदि हम आपको बता दें कि हमने पिछले क्लासों में भी डिस्कस किया था कि हमारा जो भारत देश है वो एक महाद्वीप के आकार वाला देश है। भारत जो देश है वो प्राचीन काल से ही महाद्वीप के आकार वाला देश रहा था, जिसको भारत एक उपमहाद्वीप का भी संज्ञा दिया गया है अभी। तो उसमें कई सारे भौगोलिक और जलवायु रूप से, यानी जलवायु के रूप से विविधता देखने को मिलता है, भौगोलिक रूप से डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। यदि हम आपको एक चीज़ बता दें, जैसे मान लेते हैं ये हमारा भारत था, ठीक है, उस समय तो ऐसे मतलब इस तरीके से था ना, पूरा एरिया, उस समय से तो पूरा एरिया इस तरीके से था। तो मान लेते हैं ये हमारा भारत था उस समय, तो भारत के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। जैसे मान लेते ये उत्तर भारत का इलाका कुछ अलग था, यहाँ पर अक्षांशीय विविधता था। यहाँ ज्योग्राफी में हमने बताया है, ज्योग्राफी की क्लास आप कीजिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा अक्षांशीय विविधता क्या होता है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ का अक्षांशीय विविधता अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, हर एरिया का अक्षांशीय विविधता लगभग। जैसे देखिए, जब हम पूरे पृथ्वी को अंश में बांटते हैं, ठीक है, अक्षांश में बांटते हैं, तो ये जो बढ़ता है इधर से आप देखिए या फिर इधर से ये 90 डिग्री तक होकर के जाता है, तो अक्षांशीय विविधता नजर आता है। हर डिग्री पर चेंजिंग होते रहता है। ये क्यों होता है? सन के लाइट की वजह से, ठीक है, जो सूर्य होता है उसके प्रकाश की वजह से। कहाँ पर प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है, कहाँ पर प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ता, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। जनरली अक्षांशीय विविधता कहने का मतलब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो सकता है जिस समय, उस समय यहाँ पर गर्मी थोड़ा कम होगा। हो सकता है कि देखिए, जनरली ये जो हमारा है, जैसे भारत के बीचों बीच क्या गुजरता है? कर्क रेखा गुजरता है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजर रहा है। तो कर्क रेखा जब यहाँ से गुजरता है तो कर्क रेखा ऊपर हो गया ना, ये वाला लाइन कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। तो इन लाइनों के बीच, इतने दूर के बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय एरिया है। मतलब पूरे साल यही एरिया के अंदर, इसी एरिया के अंदर क्या होता है? सन का लाइट डायरेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इस एरिया में गर्मी ज़्यादा होता है, हमेशा होता है। क्लियर है? और बाकी के जो ऊपर वाले एरिया है, जैसे इसके ऊपर वाले और इसके ऊपर वाले जो एरिया है, इसके नीचे आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एरिया है इसमें जो लाइट है उसका प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ठंड का मौसम ज़्यादा होता है। जितना नज़दीक जाइएगा ध्रुवों के पास, इसको ध्रुव कहते हैं, जितना नज़दीक जाइएगा ध्रुवों के पास उतना ठंड आपको देखने को मिलेगा। हमारा ग्लेशियर जो है वो ग्लेशियर भी यहीं पर है। अंटार्कटिका ग्लेशियर जो है ये यहीं पर है ना, 86.5 डिग्री के बाद से ये टोटल 90 डिग्री तक होता है ना। यहाँ 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर, और ऐसे बढ़ते हैं 90 डिग्री तक, ऊपर भी बढ़ते हैं 90 डिग्री तक, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर भी ये कर्क रेखा के ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पर ठंड का मौसम ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके कर्क रेखा के आसपास वाले इलाके में, इस वाले इलाके में, और कर्क रेखा के नीचे वाले इलाके में क्या होता है? गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है, जब ठंड का मौसम ज़्यादा उधर है, गर्मी का मौसम ज़्यादा इधर है, तो विविधता तो है ना। मौसम में भी डाइवर्सिटी है, जलवायु में भी डाइवर्सिटी है। मौसम बदल रहा है यानी जलवायु भी चेंजिंग होगा। क्लियर? तो जब जलवायु में
इतना विविधता है तो भौगोलिक स्तर पर भी विविधता है। कैसे? एक तो ये कारण हुआ जलवायु का। दूसरा कारण आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फसल उगेगा, यहाँ पर जिस चीज़ का खेती होगा वो उस चीज़ का खेती यहाँ पर नहीं होगा। कई सारे ऐसे चीज़ है, जैसे मान लेते हैं सेब का खेती यहाँ पर हो सकता है ठंड वाले इलाके में, लेकिन गर्मी वाले इलाके में सेब का खेती नहीं हो सकता। उसी तरीके से कई चीज़ें यहाँ पर मान लेते गन्ना की खेती हो रहा है, हो सकता है यहाँ पर गन्ना का खेती ना हो। तो ऐसे कई सारे फसल हैं, कई सारे कृषि के उत्पाद हैं जो अलग अलग होते हैं। पूरे भारत के अंदर डाइवर्सिटी इतना है कि इस एरिया में कुछ अलग होगा, इस एरिया में कुछ अलग होगा, इस एरिया में कुछ अलग होगा, यहाँ पर कुछ अलग होगा। हर एरिया में फसल अलग अलग उगता है। तो जाहिर सी बात है, जब फसल अलग हो गया तो लोगों का खान पान भी अलग अलग होगा, लोग जो भोजन करेंगे वो भी अलग अलग होंगे। उत्तर भारत के लोग कुछ और खाएंगे, दक्षिण भारत के लोग कुछ और खाएंगे। कुछ कुछ चीज़ों में समानताएं होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें में असमानताएं होंगी, डाइवर्सिटी होगा। यानी कि अब खान पान का विषय अलग अलग है, खान पान में डाइवर्सिटी है, तो जाहिर सी बात है वैचारिक स्तर पर भी, सोचने की क्षमता पर भी ये फर्क करेगा। ठीक है, सोचने का क्षमता भी अलग अलग होगा, डाइवर्सिटी होगा उसके अंदर। अब जब सोचने का क्षमता अलग अलग हो रहा है तो भाषा भी अलग अलग होगा, भाषा अलग अलग हो रहा है, बात करने का तरीका अलग है, लोगों का कल्चर अलग अलग है, संस्कृति अलग अलग होगा। यानी कहने का मतलब यह, देखिए संस्कृति का बेसिक मतलब क्या होता है? संस्कृति का बेसिक मतलब होता है कि किसी भी समाज में, किसी भी समाज में, कोई भी समाज हो, किसी भी समाज में व्याप्त रूप से जो गहराई के स्तर पर हम देखते हैं, समाज के ढांचे को समझते हैं गहराई के स्तर पर, यानी वहाँ के समाज के लोगों का वैचारिक क्या है, मतलब विचार क्या है, किस विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित हैं, किन चीज़ों के प्रति ज़्यादा रुझान है उस समाज के लोगों का। तो ये सारा चीज़ जो है सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। आप खुद समझ सकते हैं, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, कपड़ा पहनेंगे तो अलग अलग। क्यों? क्योंकि इस एरिया में ठंड ज़्यादा है तो जैकेट मार के घूमेंगे, और इस एरिया में ठंड नहीं है तो गंजी पर भी घूमेंगे। ठीक है, एक शर्ट डालेंगे उस पर भी घूमेंगे। तो कपड़ा पहनावे ओढ़ावे का विविधता है, खान पान का विविधता है, पूरे मिला के पूरा सामाजिक व्यवस्था का विविधता है, डाइवर्सिटी है। तो जब विविधता इतना ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है सांस्कृतिक विविधता भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो भारत के अंदर बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं हैं, उसके बावजूद भारत में प्राचीन काल से ही विचारों का, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता रहा है। आपको अभी हम बताएंगे कैसे, किस तरीके से विचारों का, संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है, धर्मों का आदान प्रदान हो रहा है, तो आप समझिएगा। तो ये सारा चीज़ है। अब यदि हम ये कहें कि प्राचीन काल से यदि हम ये समझना चाहें कि किस तरीके से क्या क्या चेंजिंग हुए हैं, धार्मिक स्तर पर क्या चेंजिंग हुए हैं, तो आपको ये सारा चीज़ शायद समझ में आएगा और अच्छे से कि कैसे सांस्कृतिक विविधता यहाँ पर देखने को मिलता है भारत के अंदर। क्लियर है? देखिए, हम यदि आपको ये बताएं कि हड़प्पा सभ्यता के काल से ही, हड़प्पा सभ्यता आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कब से माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कब से माना जाता है? ये माना जाता है लगभग 3300 BC से लेकर के 1700 BC तक। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ईसा पूर्व है, जनरली BC का मतलब ईसा पूर्व, ईसा यानी 0 से पीछे। हमने ये सारा चीज़ बताया है क्लास के अंदर, आप उसको देख लीजिएगा। ये 0 है तो इधर 1 2 3 ये ईस्वी में चलता है, AD में, और 0 के इधर BC में चलता है, यानी -1 -2 -3 पता नहीं कहाँ तक जाएगा, और इधर भी अनलिमिटेड है, नहीं मालूम है कहाँ तक होगा। तो ये AD में होता है, ये BC में। यदि हम BC लिख रहे हैं तो अभी मान लेते हैं हम 2000 साल में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। ठीक है, तो अभी से हम पीछे जाते हैं तो 0 तक जाएंगे, और फिर उससे भी पीछे जाएंगे तो कहाँ तक जाना होगा? 3300 साल तक। ठीक है, और वहाँ से लेकर के 1700 साल तक, ठीक है, आगे 1700 साल तक आते हैं, तो वहाँ तक के काल को हड़प्पा सभ्यता का काल कहते हैं। क्लियर है? तो इस काल में हम क्या देखते हैं कि इस काल में मूर्ति पूजा, इस काल में क्या देखते हैं कि मूर्ति पूजा का जो
प्रथा था या प्रचलन था वो यहाँ पर देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर मूर्ति की लोग पूजा करते थे। लेकिन यही जब हम वैदिक काल के अंदर आते हैं, यही हम कब आते हैं? वैदिक काल के अंदर। ठीक है, वैदिक काल के अंदर आते हैं। वैदिक काल की शुरुआत कब से माना जाता है? लगभग 1500 बीसी से लेकर कहाँ तक? 600 बीसी तक माना जाता है। ठीक है, तो वैदिक काल के अंदर जब हम आते हैं तब यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि मूर्ति पूजा का प्रचलन ही खत्म हो गया। मूर्ति पूजा का प्रचलन यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है वैदिक काल के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर देखने को मिलता है बहुदेववादी विचारधारा देखने को मिलता है। बहुदेववादी विचारधारा यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुदेववादी कहने का मतलब बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करना, ऐसा विचार जो बहुत सारे देवी देवताओं को मानता हो, ऐसा समाज बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो बहुदेववादी यहाँ पर चल रहा है। मूर्ति पूजा का यहाँ पर क्या है? इस एंगल पर मूर्ति पूजा का इस काल में, वैदिक काल में कोई प्रचलन नहीं है, मूर्ति पूजा खत्म है। और दूसरा बहुदेववादी स्टार्टिंग है। तीसरा यहाँ पर यज्ञ का प्रधानता हो जाता है, कर्मकांड का प्रधानता हो जाता है। कर्मकांड है, यज्ञ है। देखिए, यज्ञ जनरली उस अनुष्ठान को कहते हैं, आप शायद देखे भी होंगे, यज्ञ कुछ नहीं होता, एक अनुष्ठान किया जाता है जिसमें मतलब एक गोल इस तरीके से ऐसे बनाया जाता है, चारों तरफ पुजारी लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, चाहे जो भी हो, साधु लोग होते हैं, और यहाँ अग्नि का जो है वो क्या करते हैं? आहुति देते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं। इस तरीके से यज्ञ होता है। और यज्ञ जनरली इसलिए कराया जाता था कि राजा का प्रगति हो सके, हमारे साम्राज्य का विकास हो सके, साम्राज्य में सुख शांति हो सके। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से यज्ञ करवाया जाता था। और कर्मकांड क्या होता है? यज्ञ करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसको कर्मकांड कहते हैं। यज्ञ ही नहीं, धर्म के आधार पर जितने भी धार्मिक प्रथाएं हैं उसको पालन करने के लिए जो काम किए जाते हैं उसको कर्मकांड कहते हैं। क्लियर है? तो यज्ञ, कर्मकांड, कई सारे कर्मकांड थे। ठीक है, ऐसे करो नहीं तो भगवान ना खुश हो जाएंगे, ये करो वो करो, भगवान को ऐसे खुश रखना है, भगवान पर ये फूल चढ़ाना है, इस भगवान पर वो फूल चढ़ाना है। क्योंकि बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुदेववादी है जहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, तो हर भगवान का अलग अलग मतलब बनाया हुआ था कि ये भगवान इस चीज़ से खुश होंगे, ये भगवान इस चीज़ से खुश होंगे। इस तरीके से चल रहा था पूरा कर्मकांड, इस तरीके से चल रहा था। ठीक है, तो ये तरीका चल रहा था वैदिक काल के अंदर। ठीक है, और जैसे ही वैदिक काल से हम आगे आते हैं, यानी वैदिक काल जब खत्म होने को होता है, वैदिक काल जब लास्ट होने लगता है, उसका अंत होने लगता है वैदिक काल का, तो लगभग अंत के आसपास वहाँ पर ये कर्मकांड के विरोधी तत्व अग्रसर हो जाते हैं। जो भी कर्मकांड है वो कठिन होते हैं थोड़ा। ठीक है, ऐसा होता है जैसे कर्मकांड में अभी हमने आपको बताया ना कि कर्मकांड ऐसा था कि बहुत सारे देवी देवता हैं, तो ये देवता इस चीज़ से खुश होंगे, ये देवता इस चीज़ से, इतना इस देवता पर चढ़ावा चढ़ाओ तो वो खुश हो जाएंगे। इस तरीके से माहौल था। तो कई लोगों का मानना ये था कि ऐसा भगवान क्यों होगा, जो कोई भगवान इस चीज़ पर मान रहा है कि हमको ये चीज़ ला करके दे दो, कोई भगवान करे नहीं, हम ये नहीं, हमको दूसरा चीज़ दो। ऐसा भगवान कैसे हो सकता है? भगवान इस तरीके से कैसे काम कर सकता है कि हमको ये चीज़ दोगे तभी हम खुश होंगे? वो आदमी थोड़े हैं, वो भगवान है, उनको ईश्वर माना जा रहा है, तो आदमी से ऊपर होंगे ना। ऐसा इन लोगों का विचार हुआ। तो ये लोग कर्मकांड के विरोधी प्रतिक्रिया देने लगे, और इस प्रतिक्रिया के एवज में एक ग्रंथ का निर्माण हुआ जिसको उपनिषद कहा गया। ठीक है, इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उपनिषद का निर्माण होता है। और इस उपनिषद में जनरली एकेश्वरवाद का विचार निखर के आता है। यहां पर क्या निखर के आता है? एकेश्वरवाद। ठीक है, इस उपनिषद में क्या निखर के आता है? एकेश्वरवाद, यानी एक ईश्वर। यहां पर एक ऐसा विचार है, इस काल में उपनिषद जब लिखा गया, यानी कर्मकांड के विरोध में जो प्रतिक्रिया आया, उस समय एकेश्वरवाद का विचार आया। और इसका एकेश्वरवाद का मतलब ये होता है कि एक ऐसा विचार जो एक ही ईश्वर को मानता हो। ठीक है, बहुत सारे देवी देवता नहीं होते हैं, ईश्वर एक ही है, उन्हीं की आराधना करना है। इस तरीके का विचार आ रहा था। ठीक है, तो ये कर्म वैदिक काल के अंत के आसपास ऐसा माहौल बना हुआ था।
और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तब हमको क्या देखने को मिलता है कि बुद्ध और जैन जैसे जो पंथ हैं उनका विकास होता है। बुद्ध धर्म का विकास होता है, बौद्ध धर्म जिसको कह रहे हैं, और जैन पंथ का विकास होता है। तो वो विकास को यदि हम आपको बताएं, देखिए और आगे बढ़ते हैं तो हमको बौद्ध और जैन पंथ का विकास होता है। और इस विकास में बौद्ध जो पंथ है, बौद्ध धर्म, ये बहुत ही ज़्यादा विकसित हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है। और ये इतना लोकप्रिय होता है कि ये अपने देश के अंदर तो होता ही है, अपने भारत देश के अंदर तो इसका प्रचलन होता ही है, पूरे देश के अंदर, आसपास के देशों में भी इसका जो है, विदेशों में भी इसका प्रचलन देखने को मिलता है, इसका लोकप्रियता देखने को मिलता है। किसका? बौद्ध धर्म का। क्लियर है? ये जनरली बौद्ध या जैन जो पंथ है, ये जनरली आर्य समूह से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े थे? आर्य कौन लोग थे? ये आखिर ये कैसा समूह था, इसके बारे में समझिए आप। देखिए अभी हमने क्या बताया, बौद्ध और जैन पंथ जो है ये आर्य समूह से जुड़े हुए थे। आर्य शब्द जो है ये जनरली उन लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता था। आर्य उन लोगों को कहा जाता था जो मतलब महाकुल के हो, यानी उनका कुल, यानी जो वंश होता है ना, कुल वंश, उनका कुल बहुत ही बड़ा हो, वो कुलीन वर्ग के हो, उनके पास नॉलेज हो, विद्वान हो, ठीक है, वेदों के ज्ञाता हो, इस तरीके से। और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो पशुपालक होते थे, ऐसे कई सारी धारणाएं हैं, ठीक है। सभ्य होना चाहिए, सज्जन व्यक्ति हो, साधु व्यक्ति हो, उनको आर्य का संज्ञा दिया जाता था, उनका आर्य कहा जाता था उनको, ठीक है, आर्य के नाम से उनको संबोधित किया जाता था। तो वैसे कई सारे आर्य होंगे, कई सारे लोग साधु सज्जन लोग होंगे, तो उनको एक समूह में देखा जाता था, उनका नाम आर्य समूह कहा जाता था, ठीक है। वैसे ये आर्य शब्द का उपयोग जो है बहुत सारे डायनेमिक है, आपको हम बताएंगे अभी कि आर्य जो वर्ड है इसका उपयोग अमर घोष की जो रचना है, अमर घोष जो रचना है, इसमें भी अमर घोष एक जनरली बुक का नाम है। ये जनरली श्लोक के आधारित है, श्लोक पर, इसमें सिर्फ श्लोक के माध्यम से कई सारी बातें बताया गया है। किसके माध्यम से? श्लोक के माध्यम से कई सारी चीजें बताई गई है इसके अंदर। तो अमर घोष एक श्लोक वाली किताब है, इसका जो रचना है वो अमर सिंह नाम के व्यक्ति ने किया था, अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने किया था। इसमें आर्य शब्द का उपयोग भी किया गया है, एक श्लोक में आर्य का मतलब भी बताया गया कि आर्य शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है, अमर घोष का बुक में। ये श्लोक था जैसे कि महाकुल कुलीनार्य सभ्य सज्जन साधव, इस तरीके से इसमें लिखा हुआ था। जैसे देखिए आपको हम लिख के बता देते हैं, महाकुल कुलीनार्य सभ्य सज्जन साधव। देखिए ये एक श्लोक था जिसमें ये लिखा गया कि महाकुल कुलीनार्य सभ्य सज्जन साधव, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि आर्य जो शब्द है वो किस किस के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो महाकुल के हो, कुलीन वर्ग के हों, उनको आर्य कहते हैं। जो सभ्य लोग हों, सज्जन लोग हो, जो साधु के भेष में हो, साधु मतलब हो, साधु भेष में साधु लोग हो, उनको आर्य कहा जाता था। ऐसा अमर घोष की रचना में, मतलब अमर सिंह का जो रचना था अमर घोष, उसमें लिखा गया है। इस पर भी विवाद है कि अमर घोष रचना कब लिखा गया था। एक विवाद तो दो तीन चीजें हैं। एक में कहा गया कि जो चौथी शताब्दी के अंदर, ठीक है, चौथी शताब्दी के अंदर जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त
सेकंड के काल में उनके नवरत्नों में से एक थे अमर सिंह, और उसी समय अमर घोष का रचना किए थे। दूसरा ये कहा जाता है कि नहीं, चंद्रगुप्त के टाइम में नहीं, चौथी शताब्दी में नहीं, 7वीं शताब्दी में विक्रमादित्य के टाइम के अंदर अमर सिंह उनके राज दरबार में रहते थे, इसलिए उस समय इसका रचना हुआ था। एक और बताया जाता है कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसी के आसपास के टाइम में अमर सिंह ये अमर घोष का रचना किए थे। ऐसे कई सारे विवाद हैं, लेकिन इस बुक में ये लिखा हुआ, मतलब ये श्लोक लिखा हुआ नजर आता है जिसके बारे में आर्य के बारे में लिखा हुआ है। क्लियर है? वैसे देखिए, आर्य उन लोगों को भी कहा जाता है, आर्य कोई जाति नहीं था, आर्य उन लोगों को कहा जाता था जो विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा जो किसी भी रंग, जिसे नस्लीय भेद ना करे, रंग भेद के आधार पर ना हो। यानी आर्य उनको भी कहा जा सकता है जो काले हो, जो श्याम कलर के हो, जो मतलब पीत हो, रक्त हो, मतलब जो श्वेत कलर के भी हो, उनको भी, यानी नस्लीय भेदभाव, रंग भेदभाव ये सब नहीं था, उनको भी आर्य कहा जा सकता है। अगर वो घोड़सवार होंगे, ठीक है, घोड़ा मतलब लेकर के घूमते होंगे, वो चारागाह वाला काम करते होंगे, घुमंतु प्रवृत्ति के होंगे, घुमक्कर प्रवृत्ति के, एक जगह से दूसरी जगह घूमना, ठीक है, इस तरीके से पशुपालक होंगे, तो उन लोगों को आर्य कहा जाता था, ऐसा विचार है। एक और चीजें हैं कि आर्य लोग कौन थे, इसके ऊपर बहुत सारा विवाद है। आर्य लोग कौन थे? तो कई लोगों का मानना है कि जैसे मैक्स मुलर साहब जो हैं वो मानते हैं कि भारत के अंदर ही आर्य लोग थे और यहीं से, भारत से ही पूरे एशिया और यूरोप में फिर जाकर के फैल गए हैं, मैक्स मुलर साहब का कहना है। फिर कुछ लोगों का मानना यह है कि नहीं, आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया के थे और वो पूरे यूरोप और एशिया में फैले हुए थे। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, आर्य शब्द, आर्य जो लोग थे वो जर्मनी से मतलब उद्भव हुआ। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप समझिएगा, ये सारा चीज़ वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको बताएंगे कहाँ कहाँ क्या क्या देगा। तो इस तरीके से आर्य समूह का एक, देखिए, आर्य शब्द का बेसिक मतलब आप समझिए, जो शिक्षित प्रवृत्ति के हो, शिक्षित हो, ज्ञानी हो, उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है। क्लियर? आर्य क्लियर है? जो धार्मिक कर्मकांड को जानते हो अच्छी तरीके से, यज्ञ करवाना जानते हो अच्छी तरीके से, वेद को लिखे हैं वो इस तरीके से, तो वो आर्य लोग होते हैं। तो बौद्ध और जैन पंथ भी आर्य समूह से ही जुड़े हुए थे। क्लियर है? अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो आर्य लोग और दूसरा गैर आर्य लोग। एक आर्य लोग हो गए और दूसरा गैर आर्य लोग, गैर आर्य, ठीक है। गैर आर्य कहने का मतलब जो शिक्षित ना हो, जो कर्मकांड नहीं जानते हो, यज्ञ कराना, धार्मिक प्रथाएं के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो उनके पास, वो गैर आर्य लोग हैं। तो जाहिर सी बात है वो कर्मकांड में विश्वास नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा बहुत, और दूसरा कर्मकांड में विश्वास नहीं करेंगे, दूसरा उनको कर्मकांड आता नहीं होगा, ये भी हो सकता है। तो गैर आर्य लोग और आर्य लोग, ये दोनों, अब देखिए, गैर आर्य लोग भक्ति की पूजा ज़्यादा करते, भक्ति में ज़्यादा विश्वास रखते थे, मूर्ति पूजा का प्रचलन था उन लोगों के बीच। उन लोगों को ये मानना था कि हम मूर्ति पूजा करेंगे, मूर्ति ही सब कुछ है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से ऐसे चल रहा था। दूसरा, हम लोग भक्ति के माध्यम से भगवान को खुश करेंगे, क्योंकि भक्ति एक ऐसा साधन है जिसमें आदमी के पास अगर कुछ सामान भी ना हो तो वो भक्ति मन से कर सकता है, इस तरीके से अपने भगवान को खुश कर सकता है। यदि उसके पास कुछ चढ़ावे के लिए नहीं भी हो, फिर भी वो भक्ति करके भगवान को खुश कर सकता है। इसलिए गैर आर्य तत्वों के अंदर जो गरीब लोग होते हैं उनको भी गैर आर्य में आप शामिल कर सकते हैं। तो गैर आर्य तत्व के अंदर भक्ति और मूर्ति पूजा का प्रचलन था। धीरे धीरे ईसा मसीह के टाइम के अंदर, ईसा मसीह के जन्म जब जैसे 0 के आसपास वाले टाइम में, जो अभी हमने बताया था ना, यहाँ 0, 1, 2 इस तरीके से, ये प्रथम शताब्दी, दूसरी शताब्दी, चौथी, तीसरी शताब्दी, चौथी, ऐसे करके 21वीं शताब्दी में भी हम लोग जी रहे हैं। और इधर 0 से इधर आते हैं तो ये ईसा पूर्व में चल जाता है। तो ये 0 के आसपास, चाहे तो इधर होगा चाहे इधर, कोई पता नहीं, फिक्स नहीं है। लेकिन ईसा मसीह के, वैसे देखिए, ईसा मसीह का जन्म ये 0 में नहीं हुआ था, लगभग 336 ईस्वी में हुआ है ईसा मसीह का जन्म। लेकिन पता नहीं कौन सा कारण रहा, ये 0 से मतलब माना जाता है कि ईसा मसीह के काल से हम मान रहे हैं, ठीक है।
तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ईसा के आरंभिक काल में, ईसा मसीह के आरंभिक काल में, आरंभिक शताब्दी में, शुरुआत वाले जो शताब्दी का टाइम हो, उस समय ये गैर आर्य और आर्य दोनों तत्व मिल करके जिसे भक्ति और जिसे गैर आर्य का जो भक्ति और मूर्ति पूजा का जो प्रचलन था वो आर्य समूह पर प्रभाव उत्पन्न करने लगा। और आर्य के भी कुछ लोग जो हैं, क्योंकि देखिए कर्मकांड थोड़ा कठिन होता है, वो कठिन काम है ना, तो कठिन को छोड़कर ज़्यादा लोग आसान की तरफ जाते हैं। और भक्ति आसान है, भक्ति करना कुछ ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करना, बस मन से मान लेना है कि हम भक्ति कर रहे हैं। अब मन में क्या चल रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन भक्ति थोड़ा आसान होता है कर्मकांड से, इसलिए भक्ति का प्रभाव इन लोगों पर ज़्यादा पड़ने लगा। तो ईसा मसीह के शुरुआती काल, ईसा के शुरुआती शताब्दी में आप देखिएगा कि भक्ति और मूर्ति पूजा का प्रभाव दिखने लगता है इनके ऊपर, आर्य समूह के ऊपर। क्लियर है? फिर आगे चल करके ये गुप्त काल के टाइम तक आते आते, गुप्त काल का टाइम कब है? गुप्त काल का टाइम कब है ये हमने बताया भी था कि लगभग 300 ईस्वी से लेकर के, मतलब एडी के अंदर 600 ईस्वी तक गुप्त काल का टाइम होता है। तो गुप्त काल के टाइम तक आते आते क्या होता है कि पूरे समाज पर भक्ति और मूर्ति पूजा, यानी मूर्ति पूजा, भक्ति और मंदिर का ज़्यादा प्रचलन हो जाता है। यानी मंदिर और मूर्ति पूजा का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब लोग मंदिरों में जाने लगते हैं, मंदिर बनवाने लगते हैं, कई सारे मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, इस तरीके से काम हो रहा है। अब इस समय से आप ये समझ सकते हैं। और फिर आगे जा करके, और आगे जब जाते हैं लगभग पूर्व मध्यकाल के आसपास, गुप्त काल के बाद क्या होता है, 600 ईसा पूर्व के बाद क्या हो रहा है, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल कब से स्टार्ट, इसका टाइम लगभग 750 ईस्वी से पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का जो शुरुआती टाइम है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि उस समय पूर्व मध्यकाल के टाइम में क्या होता है कि जितना भी मतलब ये भक्ति का जो परंपरा था वो पूरे समाज पर मतलब कारगर हो गया। अब यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ मूर्ति पूजा नहीं हो रहा है कहीं पर भी। सारे आर्य लोग, गैर आर्य लोग सब मिल करके मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं। ये और ज़्यादा प्रभावी हो गया पूर्व मध्यकाल तक आते आते। क्लियर है? अब दूसरी बात यदि हम करें तो यहाँ से जो भक्ति है ये उत्तर भारत में ऐसे चल रहा था। पूरा माहौल कहाँ चल रहा था? उत्तर भारत के अंदर। ये उत्तर भारत के अंदर ये पूरा माहौल चल रहा था। तो उत्तर भारत से ये जो है, अब भक्ति जो है उत्तर भारत से कहाँ पर जाने लगा? दक्षिण भारत की ओर जाने लगा। दक्षिण भारत गया, उत्तर भारत से दक्षिण भारत गया। क्या? भक्ति। भक्ति क्या गया? उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाने लगा। और दक्षिण भारत में जब भक्ति का परंपरा स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर भक्ति जो है भावनात्मक स्तर पर चला गया। भावनात्मक रूप से, यानी भक्ति में लोग भावनात्मक स्तर पर भक्ति होने लगा। यानी भक्ति में इमोशंस के साथ जो है भक्ति करना, उसमें डूब जाना, इस तरीके से कल्पनाओं में घुस करके भक्ति करना, इस तरीके का भावना के स्तर पर, कल्पना अपने इमोशंस के स्तर पर भक्ति करना स्टार्ट हो गया। ये यहाँ पर भक्ति का स्वरूप बदल गया। क्लियर है? अब जब यहाँ पर भक्ति का स्वरूप बदल गया तो फिर ये भक्ति जो है फिर ऊपर जाने लगा। फिर उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से भक्ति फिर कहाँ गया? उत्तर भारत में। ठीक है? अब उत्तर भारत में जब भक्ति गया तो इस टाइम, अभी हम बता रहे मध्यकाल स्टार्ट हो गया था। तो मध्यकाल के टाइम में क्या था? तुर्कों का यहाँ पर आगमन हो गया था। ठीक है? किसका आगमन हो गया था? तुर्कों का आगमन हो गया था। मुस्लिम समाज का आगमन हो गया था। मुस्लिम का आगमन हो गया था। ठीक है? मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का। तो जब भक्ति यहाँ पर भावनात्मक भक्ति का स्वरूप जब बना
ठीक है, यहाँ पर भक्ति का स्तर क्या हो गया, भावनात्मक रूप से भक्ति होने लगा। तो ये स्वरूप जब उत्तर भारत की ओर फिर से गया तो यहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय का यहाँ पर शासन होने लगा था। इस मुस्लिम संप्रदाय और जो भक्ति संप्रदाय है, जो भावनात्मक भक्ति है, वो दोनों का मिक्सअप हुआ, दोनों का समन्वय हुआ और उससे एक अलग भक्ति निकल करके आया जिसका नाम निर्गुण भक्ति कहा गया। जिसको क्या कहा गया, निर्गुण भक्ति के नाम से जाना गया। ठीक है, फिर से आप सुनिए, ये भक्ति पहले दक्षिण भारत की ओर गया, उत्तर भारत से, फिर उसके बाद भावनात्मक स्तर पर भक्ति जो है चेंज हुआ और भावनात्मक भक्ति जो है फिर ऊपर गया उत्तर भारत की ओर। उस समय तुर्कों का आगमन हुआ था, मुस्लिम संप्रदाय, एक अलग धर्म का आगमन हुआ और दोनों का मिक्सअप की वजह से भक्ति, ये भारत के अंदर का जो भक्ति है भावनात्मक भक्ति वो, और इस्लाम का जो धर्म था वो, दोनों का मिक्सअप होने की वजह से क्या हुआ, निर्गुण भक्ति का यहाँ पर उद्भव होता है। निर्गुण भक्ति क्या होता है, देखिए निर्गुण कहने का मतलब होता है एक ऐसा, मतलब इस भक्ति में ऐसा माना जाता है कि भगवान अनंत है, भगवान निराकार है, भगवान का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई आकार नहीं है। भगवान ना तो जन्म लेते हैं और ना ही मरण होता है भगवान का। तो ये निर्गुण भक्ति होता है, भगवान को निराकार रूप में बस मानते हैं कि भगवान है, कैसे है किसी को नहीं मालूम। इस तरीके का भक्ति यहाँ पर उद्भव हो जाता है। क्लियर। अब मुस्लिम भक्ति और मुस्लिम और भक्ति के समन्वय से जब निर्गुण भक्ति बनता है तो यही आगे चल करके एक संस्कृति का निर्माण करता है। अब भक्ति इस तरीके से होगा तो समाज में कई सारे बदलाव लेकर के आएंगे, समाज में कई सारे बदलाव लेकर के आएंगे तो एक संस्कृति का उद्भव होता है जिसका नाम गंगा जमुनी संस्कृति कहा जाता है। गंगा जमुनी संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति का नाम दिया जाता है। अब ये गंगा जमुनी संस्कृति क्या है, देखिए भारत के अंदर ये जो इलाका है जो भी है इस तरीके से, ये भारत है, देखिए भारत के अंदर जो भी है, देखिए आप थोड़ा सा और अच्छा बना लीजिएगा। देखिए यहाँ से अब ये गंगा नदी निकल रहा है, ठीक है, और इधर से ये यमुना नदी का जो है उद्भव ऐसे हो रहा है और यहाँ पर ये यमुना नदी यहाँ पर ऐसे मिल करके फिर गंगा में ही मिल जाता है यमुना नदी। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको नजर आएगा कि ये मान लेते गंगा नदी है और ये यमुना नदी है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे मिल गया, ठीक है, और फिर गंगा में मिल करके चला गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है, ये यमुना नदी है, ठीक है, और ये गंगा नदी है। तो गंगा और यमुना के बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं, जैसे कोई भी दो नदी के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, दो नदी है, दोनों नदी के बीच वाला जो एरिया होता है, ये जो बीच वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो बीच वाला एरिया है, इसको कहते हैं दोआब। इसका नाम क्या होता है, दोआब कहते हैं, ठीक है। तो गंगा यमुना के दोआब में जो लोग रहते थे, क्योंकि देखिए गंगा यमुना के आसपास वाला इलाका मतलब उत्तर भारत का मेन इलाका था, तो वहाँ पर जो तुर्की शासन स्टार्टिंग हुआ था और भक्ति यहाँ से गया, तो इसी वाले इलाका में ना जितना भी लोग हैं वहाँ पर सामाजिक रूप से बदलाव किए, तो सांस्कृतिक एक बदलाव नजर आता है और उसी संस्कृति का नाम गंगा जमुनी संस्कृति रखा जाता है, क्योंकि एक तो गंगा नदी है, दूसरा जमुना नदी, और इन दोनों के बीच में जो संस्कृति डेवलप होता है उसी का नाम गंगा जमुना संस्कृति कहा जाता है। क्लियर है। अब देखिए दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए तो ये गंगा नदी, गंगा जमुना का दोआब है। अब यदि हम ये कहें कि इस संस्कृति में कई सारी चीजें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर कला के क्षेत्र में, ठीक है, ये संस्कृति में आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगे, जैसे कला के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, जैसे यहाँ समन्वय देखने को मिलता है, ठीक है, दोनों में इस्लाम धर्म और जो भारत की जो भक्ति परंपरा थी, दोनों में समन्वय, दोनों का मिक्सअप देखने को मिलता है यहाँ पर कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर नजर आएगा।
भारत के अंदर उस समय कई सारी शैलियाँ भी थी, शैली स्टाइल चलते थे। शैली कहने का मतलब देखिए आपको अभी हम बताते हैं, कई सारी शैलियाँ भी थी। जैसे कि देखिए स्टाइल, कोई भी चीज़ को बनाने का क्या स्टाइल है, क्या शैली है, तरीका क्या है। जैसे मंदिर बनाना है तो कौन सा आकार देना है मंदिर को, ठीक है, उस तरीके की चीज़ों को शैलियाँ कहते हैं। तो भारत में उस समय कई सारी शैलियाँ थी, जैसे नागर शैली, ठीक है, बेसार शैली, और एक और था द्रविड़ शैली जिसको कहते हैं, ठीक है, द्रविड़ शैली। तो ये 3 शैलियाँ वहाँ पर थी। ये तीनों शैलियों को यदि हम आपको बता दें, देखिए ये नागर शैली जो होता था, इसका जो बेस होता था, जैसे एक मंदिर बनाना है, ठीक है, तो नागर शैली का मंदिर आपको हम बताते हैं, इसका बेस जो होता है वो आयत के आकार का होता है, रेक्टेंगल आकार का होता है। रेक्टेंगल क्या होता है, आयत क्या होता है, जिसका लंबाई बड़ा हो और चौड़ाई छोटा हो, इस तरीके से। तो ये आयत होता है, ठीक है। और वर्ग क्या होता है, वर्ग वो होता है जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों लगभग या पूरा बराबर होना चाहिए। अगर लंबाई 5 मीटर का है तो चौड़ाई भी 5 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। और इसका लंबाई 5 मीटर का है तो चौड़ाई माना जाता है 2 मीटर का होगा। तो ये आयत होगा, ये क्या होगा, आयत, और ये क्या होगा, वर्ग होगा, ठीक है। तो एक देखिए नागर शैली में क्या होता था कि मंदिर बनाए तो उसका जो आधार होगा वो आयताकार होगा, और उसका जो मतलब ऊंचाई होगा वो कोण के आकार का होता है, इस तरीके से। तो इसको कहते हैं नागर शैली का जो है मंदिर बना हुआ है। द्रविड़ शैली क्या होता है, जिसका आधार वर्ग के आकार का होता है, और उसका जो मतलब यहाँ पर जो ऊंचाई होता है वो गोल गुंबज के जैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। तो उस तरीके से वो द्रविड़ शैली होता है। और नागर और द्रविड़ शैली को मिला करके एक नया मिक्सअप तैयार होता है जो बेसार शैली के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। इन तीनों शैलियों का यदि आपको हम फिगर दिखा दें तो आप यहां पर देखकर समझ सकते हैं। देखिए ये जो आपको मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर आपको नागर शैली का दिखाई देगा, ठीक है। देख सकते हैं आप कोण के आकार का जैसा है, इस तरीके से है। ये नागर शैली के द्वारा बनाया गया है, ये नागर शैली पर डिपेंड है, ठीक है। ये नागर शैली का यहाँ पर मंदिर आपको दिख रहा होगा, ये फिगर आप देख करके समझ जाएंगे, ठीक है। ये नागर शैली होता है। और यदि आपको हम दिखा दें, देखिए ये तो नागर शैली हो गया। ये देखिए नागर शैली का एक और फिगर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए ये जो राम मंदिर दिख रहा है आपको, ये भी नागर शैली पर ही यहाँ पर देखिए अब बनाया गया है, ठीक है। ये नागर शैली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और भी आपको दिखाते हैं, देखिए ये बेसार शैली आपको दिखेगा, ठीक है। नागर शैली और जो द्रविड़ शैली है उसका मिक्सअप आपको नजर आएगा, ठीक है। हल्का कोण के जैसा, फिर ऊपर गोल गुंबज के जैसा भी, और इस तरीके से भी ये बेसार शैली का यहाँ पर आपको ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको एक और दिखाते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये बेसार शैली के रूप में आपको ये नजर आ रहा होगा। ये बेसार शैली है, नागर और द्रविड़ शैली का मिक्सअप है ये, ठीक है। आपको द्रविड़ शैली को दिखाते हैं। देखिए ये जो फिगर है मंदिर का, ये द्रविड़ शैली है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका जो बेस होता है वो वर्ग के आकार का होता है जनरली, और उसका ये होता है, ये ऊपर से गोल जैसा ऐसा होता है, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए ये आपको एक गोल जैसा ऐसा दिख रहा होगा। तो सबसे शिखर पर इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये होता है क्या, ये द्रविड़ शैली होता है, ठीक है। ये एक और, ये भी बेसार शैली का ही उदाहरण है, ये जनरली आपको दिखाई दिए। तो बेसार शैली, नागर शैली, और देखिए ये सारा खत्म हो गया। नागर शैली, बेसार शैली और द्रविड़ शैली, ये 3 शैलियाँ जो है उस समय यहाँ पर देखने को मिलता था। लेकिन जब तुर्कों के आगमन हुआ था, तुर्क शासन का जब आगमन हुआ था यहाँ पर, तो उसका जो स्थापत्य कला था, स्थापत्य कला के हिसाब से जो एक नया कला का निर्माण हुआ, भारत की कला, भारत की जो शैलियाँ थी और जो तुर्कों का शैलियाँ थी, वो दोनों के मिक्सअप से एक नया शैली जन्म होता है, जिसका नाम दिया जाता है इंडो इस्लामिक शैली। इंडो इस्लामिक शैली का निर्माण होता है।
यानी इस्लाम के और भारत के जो शैलियाँ हैं उसका मिक्सअप की वजह से एक नया शैली का विकास होता है जिसका नाम इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। क्लियर है? तो इंडो इस्लामिक शैली किस तरीके से होता है, आप इसका भी यदि आपको हम फिगर दिखा दें, जिस देखिए आप इंडो इस्लामिक शैली को भी आप देख सकते हैं। देखिए ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये जनरली इंडो इस्लामिक फिगर है, इंडो इस्लामिक शैलियों के द्वारा ये बनाया गया स्थापत्य कला है। ये जनरली स्थापत्य कला क्या होता है, देखिए स्थापत्य कला ये क्या होता है, ये एक ऐसा कला होता है, स्थापत्य का मतलब जनरली भवन निर्माण करने का जो कला होता है, भवन बनाने का जो कला होता है, आर्ट होता है, उसको स्थापत्य कला कहते हैं। इसी कला को इंडो इस्लामिक शैलियों के तहत बनाया गया है। ठीक है, तो इंडो इस्लामिक शैली यही होता है, इस तरीके से आपको दिखेगा इंडो इस्लामिक शैली। ठीक है, इसका एक और फिगर आपको हम दिखा देते हैं, ये भी इंडो इस्लामिक शैली आपको नजर आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये भी इंडो इस्लामिक शैली का ही हिस्सा है। तो इतने सारे जो है शैलियाँ यहाँ पर विकास हुआ है, और भी आगे चल करके और भी शैलियों का मिक्सअप होता है, जैसे चित्रकला वाला जो शैली है या फिर यह संगीत कला का जो शैली है, ये सारी कलाओं में मिक्सअप होता है और इन सब का हमको मिक्सअप दिखाई देता है भारत के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत का शैली में जो है आदान प्रदान हो रहा है, संस्कृति बन रहा है नया नया, इतना सांस्कृतिक विविधता है, फिर भी सबके अंदर सामंजस्य देखने को मिलता है, समन्वय देखने को मिलता है यहाँ पर। यदि आपको ये सारा चीज़ यदि समझना है, जिसे देखिए आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है और आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना है तो आपको ये सारा चीज़ समझ में आना चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो आपको समझ में आनी ही चाहिए, और शायद एक बेसिक नॉलेज आपको इसके बारे में हो ही गया होगा। इसके बावजूद आपको कुछ और चीज़ें जानने की, कुछ और पहलुओं को समझने की, जानने की ज़रूरत होगी। वो क्या हो सकता है, देखिए इसको 2 पॉइंट में समझते हैं। जिसे आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने से पहले आपको ये 2 पॉइंट समझना होगा। पहला पॉइंट ये कि जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देश आप समझ सकते हैं, पश्चिमी यूरोप की बात कर रहे हैं, देश छोड़िए, जैसे ये भारत है, ठीक है, ये एशिया महादेश के अंदर, ये यहाँ पर यूरोप महादेश, ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पर ओशिनिया, जो भी है, ये गोल तो नहीं होता, आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये भारत है, तो ये यूरोप है, तो यूरोप का ये पश्चिमी इलाका है ना, ये पश्चिमी यूरोप जिसको कह रहे हैं, जिसके अंदर इंग्लैंड भी आता है। क्या आता है? इंग्लैंड। पश्चिमी यूरोप के अंदर इंग्लैंड भी आ रहा है ना। तो इंग्लैंड वो जो ब्रिटिश जिसको हम कहते हैं, जो हमारे देश के ऊपर शासन किया था। क्लियर है? तो पश्चिमी यूरोप में आप ये भारत की तुलना करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि एक तो पश्चिमी यूरोप से भारत का जो एरिया है वो आकार वो बड़ा है, दूसरा पश्चिमी यूरोप से जो सांस्कृतिक विविधता है कहीं ज़्यादा अधिक है भारत के अंदर। क्लियर है? सांस्कृतिक विविधता वहाँ से ज़्यादा है यहाँ। तो जो पश्चिमी यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जो मॉडल विकसित हुआ था वो भारत के सांस्कृतिक विविधता के कारण यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा था। क्लियर है? जो राष्ट्रवाद का जो मॉडल है, राष्ट्रवाद का जो मॉडल विकसित हुआ था वो भारत में सांस्कृतिक विविधता के कारण यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि राष्ट्रवाद का बेसिक मतलब होता है हम एक है, एक होने का भावना, और यहाँ का जो राष्ट्रवाद था वो था हम एक है, एक भाषा रहेगा, एक धर्म रहेगा, ये सारी चीज़ें एक संस्कृति के ऊपर काम करेंगे। लेकिन भारत में सांस्कृतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, भाषा के स्तर पर बहुत सारे डाइवर्सिटी हैं, तो यहाँ पर वो मॉडल नहीं सेट कर रहा था। क्लियर है? और दूसरा ये आप समझ सकते हैं, ये तो पहला हो गया।
दूसरा या आप ये समझ सकते हैं कि जो यूरोप का जो राज्य है और धर्म, उसके बीच जो संबंध है, यूरोप का राज्य और धर्म यानी सरकार और धर्म के बीच का जो संबंध है और भारत के राज्य और धर्म के बीच का जो संबंध है, वो दोनों बहुत अलग हैं। कैसे? आप देख सकते हैं, जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम आपको बताएंगे, चाहे आप पढ़िएगा भी, तो आपको समझ में आएगा कि यूरोप के अंदर धर्म एक साधन बना हुआ है लोगों को उत्पीड़न पहुंचाने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, पीड़ित करने के लिए धर्म एक साधन बना हुआ है। और भारत वही धार्मिक स्तर से जो है नीतियां पालन कर रहा है, धार्मिक स्तर पर लोगों का सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पर एक ही शासक हुए, लेकिन वो शासक जनरली सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सब धर्मों की प्रथाओं का संरक्षण करते हैं। तो भारत में वैचारिक स्तर पर यहाँ पर विविधता इसके हिसाब से देखने को मिलता है। भारत का राज्य और धर्म के बीच का संबंध बहुत ही अलग है और उन लोगों का अलग था, यूरोप के लोगों का। तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है, तभी आप जाकर के एक व्यवस्था को समझ पाइएगा। तो ये पूरा सांस्कृतिक संरचना था जो आपको शायद समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो आज थोड़ा सा और चीज़ बताते हैं कि आधुनिक काल के बारे में, मॉडर्न काल के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करते हैं। जब यूरोपियों का आगमन हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों कंपनियां ऐसे क्यों हुआ था, इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, और फिर हो सकता है अगले क्लास से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला पार्ट होगा मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यानी आज से हम लोग मतलब कल से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कल से या फिर अगले क्लास से, जो भी हो। देखिए, अब हम लोग समझते हैं आधुनिक काल के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इसका भी जानकारी इकट्ठा करते हैं। आधुनिक काल, देखिए सबसे पहली चीज, जब पर पूरे वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व का ये मान्यता है कि जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था, किसका पतन हुआ था? कुस्तुनतुनिया का। जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था, उस समय क्या हुआ था? कुस्तुनतुनिया एक जगह का नाम है जनरली, वो यूरोप के अंदर था। तो जब उसका पतन हुआ था, यानी उस साम्राज्य का जब विघटन हुआ था, बाइजेंटाइन साम्राज्य का जब विघटन हुआ, तो उस समय आप समझ सकते हैं कि धर्म युद्ध जनरली हुआ था ना। उस समय धर्म युद्ध चल रहा था इस्लाम और ईसाई के बीच। तो उस समय कुस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ, उसके बाद जो भारत के लोग थे, हमने राजनीतिक व्यवस्था में आपको बताया था, ये यूरोप है, ये भारत, तो भारत और चाइना आने के लिए इन लोगों का ये रास्ता ब्लॉक हो गया था। तो रास्ता ब्लॉक हो गया था, तो लोग जो है इधर से और इधर से जाना स्टार्ट कर दिए थे, यानी समुद्री मार्ग से। ये हमने मतलब इतिहास में आपको, राजनीतिक व्यवस्था में आपको ये हमने समझाया है। थोड़ा सा है बेसिक चीज है, लेकिन समझाया तो जरूर है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। जब यहाँ कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, तो क्या हुआ? अब लोगों में व्यापार करने का जो है ना, वो क्षमता विकसित होने लगा। अब किस तरीके से हम व्यापार और ग्रोथ कर पाए। ठीक है, वैसे कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद से ही पूरे विश्व का यह मान्यता है कि आधुनिक युग स्टार्ट हुआ है। आधुनिक काल का टाइम कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद ही माना जाता है। ठीक है, अब इस समय यूरोप का जो व्यापारी है, वो मुस्लिम व्यापारियों को मात दे करके, यानी पीछे छोड़ करके, अपना पूरा मार्केट पर अपना व्यापार जो है प्रभुत्व जमा रहा है। पूरे व्यापार पर, पूरे बाजार पर यूरोपीय व्यापारियों का प्रभुत्व देखने को मिल रहा है। ये लोग क्यों ऐसा? क्योंकि इनके पास नौ परिवहन शक्ति ज़्यादा था, यानी जो समुद्री ताकत था वो ज़्यादा था, और इनके पास जो युद्ध करने का जो पावर था वो भी ज़्यादा था। ठीक है, इस तरीके से था, यानी तकनीक था, टेक्नोलॉजी से ये लोग काम करते थे, तकनीक इनका पास अच्छा था। तो उस तरीके से ये लोग व्यापार पर भी धीरे धीरे कब्जा कर रहे थे, पूरे व्यापार पर। तो इस समय दो तरीके की कंपनियों का उद्भव होता है। दो तरीके की कंपनियों का उद्भव होता है। पहला कंपनी वो होता है जो सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, मतलब उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सरकार के द्वारा। जैसे इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, एक कंपनी का नाम था पुर्तगीज। ठीक है, पुर्तगीज
जो कंपनी है ये सरकार के द्वारा संचालित होता था, यानी राज्य के द्वारा। और दूसरा स्पेनिश जो कंपनी है ये भी सरकार के द्वारा संचालित होता था। अब और आगे हम जाते हैं, दूसरा जो कंपनी स्टार्ट होता है वो कंपनी का नाम होता है ज्वाइंट। जैसे देखिए ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी कुछ व्यापारी आपस में मिल करके एक कंपनी का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसका नाम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं, ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का नाम दिया जाता है। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, इस कंपनी में क्या होता है कि लोग शेयर जो है ना, स्टॉक जो शेयर होते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर क्या होते हैं, कई सारे व्यापारी होते हैं, वो मिल करके एक स्टॉक मतलब एक कंपनी का निर्माण करते हैं। और इस कंपनी का फायदा क्या होता है, जैसे किस तरीके से इसका फायदा होता है ज्वाइंट करने से, कि एक तो जैसे ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं कि अपना शेयर जो है मार्केट में जारी कर दिए, अपना कंपनी का शेयर मार्केट में जारी कर दिए, और मार्केट में जारी करने से जो भी उसका प्रॉफिट होता था उसका जो भी लोग मतलब शेयर खरीदे हैं उसका अंश, उसका परसेंटेज उसको दे दिया करते थे। तो इस तरीके से काम चलता था। जैसे मान लेते एक कंपनी है, उसने अपना शेयर जारी किया, मान लेते 100 शेयर जारी किया, तो हम मान लेते उपभोक्ता है या फिर हम शेयर धारक हैं, हम क्या किए उसमें से 10 शेयर हम खरीद लिए, तो 100 में से 10 खरीद लिए, यानी 10% के हकदार हो गए हम। तो जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी को उसका 10% हमको दे देगा यदि हम शेयर को बेचते हैं तब। क्लियर है। और यदि घाटे में जाएगा तो हम भी घाटे में चले जाएंगे, ऐसा होता था। तो इस हिसाब से अब देखिए इसमें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का शेयर जारी करने का 2 फायदा था, और दूसरा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाने का भी 2 फायदा था। एक फायदा तो ये था कि शेयर जारी करने से क्या होता था कि इन लोगों के पास पैसा आता था, प्रॉफिट होता था, मार्केट से जो भी पैसा वो आ गया। अब सब कोई शेयर खरीदेगा तो हमारे पास पैसा तो आएगा ही, पैसा आ गया, तो पैसा जब आ गया तो हम उससे अपना संसाधन, कंपनी का और संसाधन जो है और चीज़ें बिल्डअप करेंगे जो भी हो, और तकनीक को और बेहतर बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा फायदा था कि इससे कंपनी टूटता नहीं था। कैसे? क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब मान लेते ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मान लेते 50 लोग मिल करके कंपनी को स्टार्ट किए, तो 50 लोग में 10 लोग चले भी गए फिर भी 40 लोग उसको संभाल लेंगे, वो कंपनी टूटेगा नहीं, ऐसा होता था। तो ये 2 फायदे थे। इस तरीके की कंपनी का नाम आपको यदि हम बता दें तो जो हमारे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, है तो नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा एक और कंपनी यदि आपको बता दें तो डच कंपनी, ये सब क्या थे, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थे, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थे। क्लियर। जनरली 1599 में 1599 के अंदर 1599 के अंदर लगभग 80 अंग्रेजों ने मिल करके 80 अंग्रेजों ने मिल करके क्या किया, एक कंपनी की शुरुआत किया यूरोप के अंदर, ठीक है। और उस कंपनी का लगभग जब शुरुआत किया ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का 1599 में 80 अंग्रेजों ने, तो 1600 ईस्वी में लगभग उसी के अगले साल जो वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ, ठीक है, वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ, ब्रिटिश महारानी थी एलिजाबेथ, इसने क्या किया कि 15 वर्षों के लिए इन लोगों को एकाधिकार दिया। क्या दिया? एकाधिकार। इन लोगों को एकाधिकार 15 वर्षों के लिए दे दिया। ये कौन कंपनी स्टार्ट किए थे? 1599 में 80 अंग्रेजों ने मिल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये कंपनियां बता रहे हैं ना, ये कंपनी का शुरुआत किए। और इस कंपनी को 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ नाम की महारानी ने, ब्रिटिश महारानी ने, एलिजाबेथ नाम था उसका, उसने 15 वर्षों के लिए एकाधिकार प्रदान कर दिया कि आप पूर्व के देशों में जाकर के व्यापार कर सकते हैं, पूर्वी देशों में। तो ये पश्चिम इलाका वाला था ना, यूरोप पश्चिम है, हमसे पश्चिम है, तो इससे क्या है, हम पूरब में है, तो पूर्वी देशों में आप व्यापार कर सकते हैं, एक अधिकार दे दिया।
क्लियर, 15 वर्षों के लिए। और उसके बाद जेम्स प्रथम जब आया, जेम्स प्रथम, ठीक है, उसके बाद जब जेम्स प्रथम आया तो उसने क्या किया कि इस कंपनी का जो एकाधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो अनिश्चित काल तक कर दिया। उसका कोई काल ही नहीं, आप जब तक चाहो जब तक आप यहां पर कर सकते हो, क्योंकि उसको प्रॉफिट नजर आने लगा ना कुछ सालों के अंदर, तो इसलिए कर दिया। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आ रहा है एकाधिकार। एकाधिकार क्या होता है, देखिए एक ही कंपनी को अधिकार मिला, ऐसा क्यों हो? क्योंकि देखिए इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि ये हमारा देश है, ठीक है, और ये दूसरा का देश है जहां पर हमको व्यापार करना है, जहां पर हमको व्यापार करना है और हम अपना कंपनी यहां पर खोले हैं, तो हमको एक अधिकार मिला कि तुम जाकर के, मतलब हम जाकर के यहां पर अपना व्यापार बना सकते हैं, यहां पर खोल सकते हैं और यहीं पर अपना व्यापार का ग्रोथ कर सकते हैं। तो एकाधिकार हमको मिलने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर सिर्फ हम ही इस एरिया के अंदर व्यापार करेंगे, बाकी जितने भी कंपनी है इस देश के अंदर वो इस एरिया के अंदर व्यापार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका मानना था, इस सरकार का मानना था कि अगर यहाँ पर सारा हमारे देश का ही आदमी यदि व्यापार करेगा तो सब के बीच में प्रतिस्पर्धा होगा, हो सकता है युद्ध भी स्टार्ट हो जाए, तो घाटा अंततः हमारा ही है। इसलिए ये एकाधिकार दिया जाता था कि आप सिर्फ इसी क्षेत्र में, आप ही सिर्फ यहां पर व्यापार कर सकते हैं और कोई नहीं आएगा, एकाधिकार आपको मिला। और भी जो कंपनी है उनको दूसरे क्षेत्र में दे दिया, इनको और अलग क्षेत्र में, सबको अलग अलग क्षेत्र में एकाधिकार मिल गया व्यापार करने का। तो जब एकाधिकार मिला इनको व्यापार करने का, तो देखिए इससे क्या फायदा है, अब इनको ये लगा कि सारी जगहों से जब पैसा आएगा, इनसे भी पैसा आएगा, यहां से भी पैसा आएगा, यहां से भी, सब जगह से पैसा आएगा, तो अंततः हमारा देश ही ग्रोथ करेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि ये व्यापार में प्रॉफिट कमाएंगे तो लाएंगे कहाँ, अपने यहाँ ही, तो अपने यहाँ आएंगे तो हमको टैक्स देंगे ना, तो हमारा ग्रोथ होगा। ये सरकार का नीति था, इस तरीके से चल रहा था। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आप समझ सकते हैं, और इस तरीके से जो है पूर्व के देशों में यूरोप का जो कंपनी था वो स्थापित हुआ था। तो शायद आपको ये पूरा चीज़ें जो है समझ में आया होगा। आज की क्लास में सांस्कृतिक संरचना और आधुनिक काल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जरूर समझ में आया होगा। यदि कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज हुआ है, अगर इस क्लास से थोड़ा सा भी नॉलेज हुआ है तो आप जरूर मतलब कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।